नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ऐसा लगता है कि अनिल अंबानी के बहुत ही बुरे दिन आ गए हैं। 11 साल से वो लगातार बचते रहे हैं, उनको बचाया जाता रहा है, लेकिन अब उनके मामले एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जब उन्हें बचाना शायद मुश्किल हो जाएगा और उन्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है, या फिर उन्हें दूसरे ऐसे जो धोखेबाज हैं, ठग हैं, जिनको भगाया गया है मुल्क से, उन्हें भी वो रास्ता दिखाया जा सकता है कि आप इस मुल्क से निकल लो, अन्यथा आपको जेल जाना पड़ेगा। चाहे वो विजय माल्या हों, मेहुल चौकसी हों, नीरव मोदी हों, या उनके जैसे दर्जनों और भगोड़े जो कि भारत में घपले करके, घोटाले करके, लोन दबाकर, तमाम तरह की दंड फंद करने के बावजूद भागने में कामयाब रहे और अभी सुरक्षित हैं। तो अनिल अंबानी अब उस मुकाम पर पहुंच रहे हैं जब वो भी बुरी तरह से फंस चुके हैं, शिकंजे में आ गए हैं और अब उनका बचना बहुत मुश्किल लग रहा है। आज यानी कल 24 जुलाई को ईडी ने अनिल अंबानी की रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप से जुड़ी 40 कंपनियों के पर ठिकानों पर छापेमारी की। उनके घर पर भी छापेमारी की और उनके जो दूसरी कंपनियां हैं उनके ठिकानों पर भी छापे मारे। ये छापे मुंबई और दिल्ली में मारे गए, जिसमें 50 से अधिक कंपनियां और 25 से अधिक व्यक्तियों की जांच की गई। छापों का मुख्य कारण मनी लॉन्ड्रिंग और 2017 से 2019 के दौरान यस बैंक से लिए गए तकरीबन 3000 करोड़ रुपए के कर्ज के दुरुपयोग से संबंधित थे। ईडी का दावा है कि इन कर्जों को गलत तरीके से डाइवर्ट किया गया और उसमें बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई हैं। क्या क्या अनियमितताएं पाई गई हैं, पहले मैं उसका जिक्र कर देता हूं, लेकिन ये एक मामला है। मैं अभी आपको और भी अनिल धीरूभाई अंबानी के कारनामों की लिस्ट आज बताने जा रहा हूं। कल के प्रोग्राम में भी मैंने आपको बताया था कि कैसे 55,000 करोड़ रुपए का उन्होंने बैंक लोन डुबोया था और उसका सेटलमेंट भारत सरकार की कृपा से, मोदी सरकार की कृपा से केवल 500 करोड़ में कर दिया गया था। तो वो एक घोटाला एक अलग है। ये तो यस बैंक वाले घोटाले की बात कर रहा हूँ, जिसमें उन्होंने 3000 करोड़ रुपए लोन लिए और फिर उसको किस तरह से ठिकाने लगाया, इसका मैं ब्यौरा दे रहा हूँ। एक तो कर्ज के दुरुपयोग करने की बात सामने आई है। ये कर्ज की राशि शेल कंपनियों और ग्रुप की अन्य कंपनियों को स्थानांतरित की गई, जिसमें सामान्य निर्देशक और पते वाली कंपनियां शामिल थी। यानी ये जो लोन लिया गया था, जिस मद के लिए लिया गया था, जिस कंपनी के लिए लिया गया था, उसके बजाय वो दूसरी कंपनियों में भेज दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। और न केवल ये कि बल्कि विदेश में जो शेल कंपनियां हैं जो कि काला सफ़ेद करने के काम आती हैं, उनको भी भेजा गया। और इन जिन कंपनियों को भेजा गया, उनके जो डायरेक्टर्स वगैरह थे वो गुमनाम तरीके थे या बहुत ही सामान्य लोग बनाए गए थे। अपने को बचाकर ये काम खेल किया था। फिर लोअर एवरग्रीनिंग का काम किया गया। पुराने कर्ज चुकाने के लिए नए कर्ज लिए गए और ताकि डिफ़ॉल्ट से बचा जा सके। यानी पहले आपने कर्ज लिया, उसको चुका नहीं पा रहे थे, डिफ़ॉल्टर हो जाते, इसलिए आपने नया कर्ज लिया और उस कर्ज से पुराने कर्ज को चुकाने की कोशिश की और अपने लोन बुक को आपने साफ सुथरा दिखाने की कोशिश की। फिर एक बड़ा संदेह रिश्वतखोरी का है। ईडी का मानना है कि कर्ज लेने से पहले यस बैंक के जो प्रमोटर हैं, प्रमोटरों से संबंधित निजी कंपनियों में राशि स्थानांतरित की गई, ट्रांसफ़र की गई, यानी ब्राइब फॉर लोन की आशंका है। लोन लेने के लिए जमकर रिश्वत दी गई। फिर दूसरी जो इरेगुलरिटीज़ हैं, क्रेडिट अप्रूवल मेमोरेंडम को बैक डेट करना, यानी आपने अप्लाई किया बैंक को लोन लेने के लिए, उसके अप्रूवल की पिछली तारीख से, जिस तारीख पर अप्रूवल होना चाहिए था उसके पहले की तारीख से अप्रूवल करवा लिया गया और बिना जांच के, बिना कोई इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल के
बैंक क्रेडिट नीतियों का उल्लंघन करते हुए उन्हें ये लोन दिया गया। सीबीआई ने 2 एफआईआर की हैं इस मामले में, RC 222422A0002 और RC 2242022A0003, ये 2 एफआईआर की हैं। और नेशनल हाउसिंग बैंक से भी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे संस्थानों से जो जानकारी सीबीआई को मिली उसके आधार पर, हवा में नहीं है ये, यहाँ से जानकारी के आधार पर ये किया गया था। तो ईडी का दावा है कि ये एक बहुत ही सुनियोजित तरीके, सुविचारित तरीके से ये लोन लिया गया और ये खेल किया गया और इसके तहत बैंकों, शेयरधारकों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों को धोखा दिया गया। आपको बता दें कि अभी इसी 13 जून को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिलायंस कम्युनिकेशंस, जो कि अनिल अंबानी उसके मालिक हैं, और उसके प्रमोटर अनिल अंबानी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फ्रॉड जोखिम प्रबंधन दिशा निर्देशों और बैंक की नीति के तहत फ्रॉड घोषित किया था, बाकायदा फ्रॉड घोषित किया था। और उसके भी क्या कारण थे? ये कमोबेश वही कारण थे, कर्ज का दुरुपयोग किया था। एसबीआई के अनुसार आरकॉम ने 31,580 करोड़ रुपए का कर्ज लिया और उसका दुरुपयोग किया। इनमें से 44% लगभग 13,667 करोड़ पुराने कर्ज के लिए चुकाने में इस्तेमाल किया और 41% लगभग 12,692 करोड़ जो संबंधित पक्षों को स्थानांतरित ट्रांसफ़र करने के लिए किया गया। उदाहरण के लिए देना बैंक से 250 करोड़ का कर्ज लिया गया, वैधानिक भुगतान के लिए था, लेकिन उसे विदेशी उधार चुकाने के लिए डाइवर्ट कर दिया गया। आपने लोन किसी पर्पस से लिया, कहीं और उसका इस्तेमाल किया। फिर एसबीआई की फॉरेंसिक ऑडिट में पाया गया था कि आरकॉम और उसकी सहायक कंपनियों ने कॉम्प्लिकेटेड फंड ट्रांसफ़र स्ट्रेटजी अपनाई, जिसके तहत कर्ज को दूसरे पर्पस के लिए डाइवर्ट किया गया। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो सामने आ चुकी हैं और एसबीआई और रिजर्व बैंक ने सीधे सीधे उन्हें फ्रॉड घोषित कर दिया है। और ये पहली बार नहीं हुआ, एक बार और 2020 में भी एसबीआई ने उन्हें फ्रॉड घोषित किया था। नई दिल्ली हाई कोर्ट के स्टेटस को के आदेश के बाद सीबीआई की शिकायत वापस ली गई थी। अब ये इसमें खेल भी हो सकता है कि सीबीआई ने शिकायत वापस क्यों ली, उनको बचाने की कोशिश की गई थी क्या, ये तमाम चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। लेकिन ये फ्रॉड का मामला बहुत एकदम से इस्टेब्लिश होता है और इससे दिक्कत में पड़ सकते हैं अनिल अंबानी। अगर उन्हें राजनीतिक संरक्षण ना मिला तो वो फंस सकते हैं। अब आप ये तो जानते ही हैं कि किस तरह से राफेल सौदे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनिल अंबानी की मदद की थी। राफेल सौदे में, जबकि अनिल अंबानी उस समय तक दिवालिया घोषित कर चुके थे अपने आप को, उनके पास कोई पैसा वैसा नहीं था, लेकिन उन्हें राफेल सौदे से जोड़ा गया और एक कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया गया जिसमें राफेल के जो पार्ट्स हैं वो बनाने का काम अनिल अंबानी को दिलवाया गया। ये एक बड़ा खेल अनिल अंबानी को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने किया था। ये जग जाहिर है, सबको पता है, और कभी सरकार ने इसका उस तरह से खंडन भी नहीं किया है। तो राफेल मामले का जो भूत है अभी उन पर लटका ही हुआ है। और आपको याद होगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति तक ने इस पर अपनी टिप्पणी दी थी कि उन्होंने ये काम प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर ही किया था। उनको ये जो दिया था योग्यता न होने के बावजूद, क्योंकि उनका डिफेंस का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसके बावजूद उन्हें ये ठेका दिया गया था। तो अब सवाल उठता है कि ये अगर मामले प्रूव होते हैं तो होगा क्या? क्या अनिल अंबानी को जेल हो सकती है? मैं आपको बताता हूँ कि ईडी के जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, PMLA, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट है। 2002 के तहत इसमें जांच चल रही है, इस एक्ट के तहत, PMLA 2002 के तहत। और यदि ठोस सबूत मिल जाते हैं तो PMLA की धारा 3 और 4 के तहत
अनिल अंबानी को 7 साल तक की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। पीएमएलए के तहत अपराध गैर जमानती भी होते हैं, जिसका मतलब है कि जमानत मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर अपराध इतने गंभीर हैं जैसा मैंने आपको बताया, तब तो और भी संभावना कम हो जाएगी। सरकारी कृपा हो जाए तो बात दूसरी है। फिर ये तो ईडी जिनकी जांच कर रही उसकी बात है। सीबीआई और फ्रॉड के जो दूसरे मामले हैं उसमें भी आईपीसी की धारा 420 और 120 बी के तहत आपराधिक साजिश का मामला अगर साबित होता है, वो दोषी पाए जाते हैं, तो इसमें भी 7 साल की सज़ा होगी। हालांकि सज़ा की अवधि और प्रकृति अपराध के दायरे और सबूतों पर निर्भर करेगी। निजी जवाबदेही तो बनेगी ही। हालांकि अनिल अंबानी ने बड़ी चालाकी की है, धूर्तता के साथ बहुत सारी कंपनियों से अपने को अलग रखा है। यानी वो उन कंपनियों के द्वारा की जा रही गड़बड़ियों, धांधलियों, रिश्वतखोरियों के लिए जवाबदेह नहीं हो सकते हैं। इस तरह से उन्होंने इंतज़ाम कर रखा है। लेकिन अगर एजेंसियां चाहेंगी तो ये प्रूफ कर सकती हैं कि ये उनका किया धरा है, उनकी कंपनियां हैं और वही इसके लिए जिम्मेदार भी होते हैं। ये तो सज़ा हुई। इसके अलावा फाइनेंशियल जो पनिशमेंट हैं वो भी मिल सकते हैं। उनकी जो प्रॉपर्टी है, पीएमएलए के तहत ईडी उन तमाम संपत्तियों को जब्त या कुर्क कर सकता है जो मनी लॉन्ड्रिंग से अर्जित की गई होंगी। यानी जो धन काला सफ़ेद किया गया होगा, शेल कंपनियों में भेजा होगा, वहाँ से राउंड ट्रिपिंग के जरिए वापस आया होगा। अगर ये सब हुआ तो अंबानी के घर, शेयर और जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं और प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब जब्त किए जा सकते हैं और पीएमएलए के तहत उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा दिवालियापन की कार्रवाई हो सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनिल अंबानी के खिलाफ व्यक्तिगत दिवालियापन की कार्रवाई शुरू की है, जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT में अभी पेंडिंग है। यदि कार्रवाई आगे बढ़ती है और अनिल अंबानी के पास कर्ज चुकाने की क्षमता नहीं पाई जाती है तो उनकी व्यक्तिगत संपत्तियों का जब्तीकरण हो सकता है और उनके वित्तीय और जिससे जाहिर है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन प्रभावित होगी और उनकी जो प्रतिष्ठा गिरेगी वो तो है ही। इस सब का अगर ये सब होता है तो जाहिर है कि उनका कारोबार चौपट होगा, उनकी प्रतिष्ठा चौपट होगी और उससे पूरा जो रिलायंस अनिल धीरू भाई अंबानी का एक बड़ा अंपायर उन्होंने खड़ा कर रखा है फर्जी तौर पर, वो तमाम तहस नहस हो सकता है और डूब सकता है। तो ये स्थितियां अब बन गई हैं अनिल अंबानी के लिए। लेकिन असली सवाल तो अब उठता है कि अगर इतने सारे मामले हैं और लगातार पिछले 6, 7, 8 साल से चल रहे हैं, 2018 से ये चीज़ें सामने आ रही हैं और याद रखिए राफेल की जो डील हुई थी तो वो तो और भी हुई थी, मेरे ख्याल से 2016 में ही हुई थी। तब से ये मामला चल रहा है और इसके बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। SBI, RBI ये सब उन्हें फ्रॉड घोषित कर चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही उनके खिलाफ। क्या वजह है कि इतना सब होना? अगर ये सोचिए ये कोई ऐसा उद्योगपति कारोबारी होता जिसका संबंध विपक्ष की किसी पार्टी से होता तो उसका क्या हश्र किया जा रहा होता, और वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला है वो भी इससे जुड़ जाता। इलेक्टोरल बॉन्ड में अनिल अंबानी ने पैसे दिए हैं नहीं दिए हैं ये एक अलग किस्सा है, लेकिन ये जो सरकारी संरक्षण की वजह से वो अभी तक बचे हुए हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। कायदे से अगर इतनी जगह गिरफ्तारियां हुई हैं तो इसका मतलब है कि ईडी के पास ठोस सबूत हैं, कुछ ठोस जानकारियां आ गई हैं, दस्तावेज आ गए हैं, प्रमाण आ गए हैं। तो कायदे से तो होना ये चाहिए था कि अनिल अंबानी को अरेस्ट किया जाता, अदालत में पेश किया जाता, रिमांड पर लिया जाता और फिर उनसे कड़ाई से पूछताछ शुरू की जाती और सारे मामले फिर खुलने लगते। फिर दूसरे गवाह भी ढूंढे जाते, दूसरे लोग जो शामिल हैं, चाहे वो यस बैंक के अधिकारी हों या ये जो कंपनियां फर्जी या
आधी फर्जी कंपनियां बनाई गई हैं जिनसे अनिल अंबानी अपना कोई रिश्ता नहीं बताते हैं, उनके बारे में बहुत सारी जानकारियां उनसे प्राप्त हो सकती थी और उसके आधार पर फिर पूरा एक केस चार्जशीट बिल्ड हो सकता था। लेकिन ये अभी तक नहीं हुआ, इसकी सुगबुगाहट भी नहीं दिख रही है। मैं जिस इशू पर आज आपसे बात कर रहा हूँ, ये आपको गोदी मीडिया में खबर दिखेगी भी नहीं, कहीं इसका जिक्र नहीं है। छोटी मोटी खबर कहीं कहीं पर है, बाकी न इसका कोई चर्चा है, ना इस पर कोई बहस हो रही है कि अनिल अंबानी इतना बड़ा उद्योगपति इतने बड़े फर्जीवाड़े के बावजूद, इतनी धोखाधड़ी फ्रॉड के बावजूद खुला क्यों घूम रहा है। और सबसे बड़ा खतरा तो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये स्थितियां बन रही हों तब अनिल अंबानी देश से भागने की तैयारी कर रहे हों। क्या ईडी ने, क्या सीबीआई ने उनके ना भाग पाए वो इसके कोई इंतज़ाम किए हैं? क्या उसके अलर्ट या नोटिस वगैरह जारी किए हैं ताकि वो एयरपोर्ट वगैरह पर ये ध्यान रखा जा सके कि अंबानी विदेश जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, किस पर्पज़ से जा रहे हैं, उनके वीज़ा वगैरह जब्त होने चाहिए। ये तमाम कार्रवाई जो हैं एजेंसियों को करनी चाहिए, लेकिन हो नहीं रही हैं। इसलिए संदेह बढ़ता जा रहा है कि इतने सब के बावजूद अनिल अंबानी कहीं बच तो नहीं जाएंगे, कहीं उन्हें बचा तो नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के भाई हैं, गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं, मोदी जी की उन पर ख़ास कृपा रही है, इसीलिए राफेल डील में भी उनको साथ दिया गया और 55,000 करोड़ का जो सेटलमेंट है वो 500 करोड़ में संभव हो पाया। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये कोई विश्वास पैदा नहीं करती हैं। और अदालतों में ये मामला कैसे पेश किया जाएगा, और चूँकि अनिल अंबानी सक्षम हैं बहुत सारे वकीलों को खड़ा करके अपने को बचाने की कोशिश कर सकते हैं, तो क्या उस लेवल की जो तैयारी होनी चाहिए हमारी ईडी और सीबीआई करेंगी? ये बहुत सारे सवालिया निशान लगे हुए हैं। इतने सारी जानकारियां सामने आने के बावजूद, घपले, घोटाले, धोखाधड़ी के मामले सामने आने के बावजूद अभी भी फाइलें बहुत धीमी गति से दौड़ रही हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है, और ये एक शक की बहुत बड़ी वजह बन गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।